नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कैसे ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर राज राज किया और पूरे भारत को कॉन्कर किया। तो फिर इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है तब जब लगभग 215 मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने मिलकर यूनाइटेड किंगडम में एक स्टैब्लिश की अपनी कंपनी। और फिर वो गए यहाँ से कई किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में। लेकिन वहां पर उनके सपने ही टूट गए क्योंकि जब वो वहां गए तो फिर उन्होंने देखा कि वहां पर डच, स्पेनिश और पोर्तुगीज लोगों ने पहले ही कब्जा कर रखा है। यानी कि उनका अच्छा ट्रेड चल रहा है। और अगर ब्रिटिश लोग वहां पर और आते हैं तो फिर उनके लिए ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बन सकती है। इसीलिए वो वहां से अपना रिटर्न लेते हैं और एक दूसरी जगह ढूंढते हैं जहां पर उन्हें और मिल सके चीज, जगहें जहां पर स्पाइसेस का अच्छा ट्रेड किया जा सके। तो वो ढूंढते हैं और उन्हें जो जगह मिलती है उसका नाम था इंडिया। वो 1608 में हमारे भारत में पहली बार आते हैं, सूरत पे उतरते हैं। यहाँ पर पहले से ही पोर्तुगीज लोग थे। तो फिर वहां से विलियम हॉकिंस नाम के एक व्यक्ति सूरत से पूरा आगरा तक जाते हैं और मिलते हैं जहांगीर से। वो पूछते हैं कि क्या हमें परमिशन मिल सकती है वहां पर फैक्ट्री बनाने की। तो फिर जहांगीर सरासर मना कर देते हैं क्योंकि वहां पर पहले से ही पोर्तुगीज लोग थे और पोर्तुगीज लोगों के साथ जो मुगल्स थे उनका अच्छा रिलेशन था। तो फिर इसीलिए ये मना कर देते हैं। तो फिर जो ये लोग होते हैं ब्रिटिशर्स, वो सोचते हैं अब हम कहाँ जाएं। और वो कुछ 3 साल घूमने के बाद उन्हें अपनी असली जगह मिलती है 1611 में, मछलीपट्टनम में, जो कि आज आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। जब वहां पर तो वो कब्जा कर लेते हैं, फिर 1 साल बाद ही इसके वो वापस जाते हैं और पोर्तुगीज लोगों से एक लड़ाई करते हैं जिसे आज हम बैटल ऑफ स्वाली के नाम से जानते हैं, जहां पर ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। लेकिन अभी भी उनके पास सूरत का कब्जा नहीं आया था। तो वो क्या करते हैं, वो अपने राजा के पास जाते हैं जिनका नाम था जेम्स वन। किंग जेम्स वन से वो कहते हैं कृपया करके हमारे लिए कोई इंसान भेजें जो कि मुगल्स से बात करे और उन्हें मनाए कि हम वहां पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सके। तो फिर जेम्स वन थॉमस रो को भेजते हैं जो कि एक डिप्लोमेट थे। और वहां पर वो बहुत से गिफ्ट्स लेके जाते हैं मुगल्स के लिए। और जहांगीर उन्हें उनसे बात करते हैं और मान जाते हैं। इससे ही स्टार्ट होती है असलियत में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल्स के एम्पायर में। यहाँ पर सिर्फ सूरत में ही नहीं, वो कई जगह और जगहों पर भी स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर पटना में, आगरा में, सूरत में, अहमदाबाद में, बम्बई में, मछलीपट्टनम में जहाँ पर उनका पहले से ही व्यापार अच्छा चल रहा था, और मद्रास में। यहाँ यहाँ के अलावा भी वे बहुत सी फैक्ट्रीज अपनी खड़ी कर लेते हैं। तो फिर उनका एक अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था। लेकिन अब उनका जो अगला निशाना था वो था बंगाल। और बंगाल सिर्फ इतना सा नहीं था जो आज का बंगाल है, वेस्ट बंगाल। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था जिसमें बांग्लादेश भी आता था, वेस्ट बंगाल भी आता था, बिहार, झारखंड और उड़ीसा भी आते थे। यानी कि एक बहुत ही बड़ा एरिया था जहां पर ये चाहते थे कि अच्छे से ट्रेडिंग कर सकें क्योंकि बंगाल बहुत ही रिच एरिया था। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं अपनी ट्रेडिंग और अच्छी करने के लिए हम थोड़े से और अ, अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर वो जाते हैं अपने किंग के पास। उस टाइम उनके राजा थे किंग चार्ल्स टू। वहां पर वो उनसे जाकर बोलते हैं कृपया हमारी पावर और बढ़ा दीजिए।
और चार्ल्स टू उन्हें ऐसी पावर्स देते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि कंपनी को भी ऐसी पावर मिल सकती है। और वो पावर्स ऐसी थी, वो अपने खुद के पैसे छाप सकते हैं, अपना खुद का लॉ बना सकते हैं, अ, जो पीस ट्रीटीज साइन कर सकते हैं, अलायंसेस बना सकते हैं, वॉर छेड़ सकते हैं, प्राइवेट मिलिट्री रख सकते हैं, और टेरिटरीज एनेक्स कर सकते हैं, और बहुत सारे इन्हें पावर मिल जाती है। तो फिर अब ये जाते हैं बंगाल के जो गवर्नर थे उनके पास, जिनका नाम था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान से वो पूछते हैं हमें बंगाल में फैक्ट्रीज और स्टैब्लिश करने का मौका दिया जाए, और हमारा टैक्स भी थोड़ा कम किया जाए। लेकिन शाइस्ता खान मना कर देते हैं। तो फिर इन्हें, क्योंकि अभी अभी अपनी पावर मिली थी, तो यहाँ पर ये जंग छेड़ देते हैं मुगलों के खिलाफ। उस टाइम मुगल बहुत ही ताकतवर थे और राज चल रहा था औरंगजेब का। तो मुगल यहाँ पर बहुत आसानी से हरा देते हैं ब्रिटिशर्स को, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स की आर्मी भी इतनी मजबूत नहीं थी। यहाँ पर इस लड़ाई में उनके सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी जाती हैं, ब्रिटिशर्स को खदेड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। तो फिर वहां पर ब्रिटिशर्स को औरंगजेब के सामने झुकना पड़ जाता है। लेकिन क्योंकि औरंगजेब देखते हैं कि उनका बहुत ही पैसा मिलता था ईआईसी से, उनके टैक्स से, और अब यहाँ पे वॉर हुआ है तो वॉर का भी पैसा उन्हें भरना पड़ेगा ये ईआईसी के लोगों को, इसीलिए वो उन्हें माफ कर देते हैं, क्योंकि इससे मुगल्स के पास एक बहुत ही बड़ी इनकम आ सकती थी। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने क्या किया, वो बार बार कोई नया राजा आता तो उससे परमिशन लेने की कोशिश करते कि बंगाल में हमें राइट्स दिए जाएं यहाँ पर फ्री ट्रेडिंग करने के लिए। तो फिर इनकी असली जीत होती है मुगल एम्परर फुरुखशियार के टाइम पर, जब फुरुखशियार अपना एक रॉयल ऑर्डर यानी कि शाही फरमान जारी कर देते हैं कि ईआईसी बंगाल में भी ट्रेड कर सकती है और वो दस्तक भी इशू कर सकती है। और यहाँ पर दस्तक एक ऐसी चीज थी जिसका बहुत फायदा उठाया गया ईआईसी के ऑफिशियल्स के द्वारा, क्योंकि इस दस्तक में क्या था, वो टैक्स के बिना यानी कि टैक्स बिना पे किए यहाँ पर कर सकते थे अपनी ट्रेडिंग। तो फिर इससे फुरुखशियार का असलियत में लॉस ही हुआ था, क्योंकि वहां पर जब टैक्स नहीं दे रहे थे तो फिर ये मुगल एम्पायर के पास टैक्स नहीं आ रहा था। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं था कि यही लोग फायदा उठा रहे थे मुगलों के कमजोर होने का, ऐसे कई और यूरोपियन पावर्स थी जो कि मुगल्स के कमजोर होने का फायदा उठा रही थी, जैसे कि डच, डेनिश, फ्रेंच। ईआईसी तो थी ही, पोर्तुगालीज लोग भी थे यहाँ पर, और बाकी यूरोपियन पावर्स ने भी यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन क्योंकि अब ये धीरे धीरे ये जो कंपनीज थी वो चाहती थी यहाँ पर अपना एक राज्य खोला जाए, यानी कि यहाँ पर अपना ही साम्राज्य बना दिया जाए ये मुगल वगैरह को हटा करके। तो फिर इसीलिए ये अपनी टेरिटरीज एनेक्स करने लगी। और यहाँ पर एक चीज जो कि जानने की बात बनती है वो है कर्नाटिक वॉर्स। कहाँ यहाँ पर ज्यादातर यूरोपियन पावर्स इंडियन रूलर्स से लड़ रही थी एनेक्स करने के लिए टेरिटरीज, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच और ईआईसी भी लड़ रही थी, क्योंकि जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे उनमें बहुत ही टाइम से दुश्मनी रही थी उस समय पे। ये बहुत ही बड़े दुश्मन थे एक दूसरे के, तो फिर ये लड़ते रहते थे। और कर्नाटिक वॉर्स में यहाँ पर बहुत बड़ी जंग देखने को मिली जिसमें ईआईसी जीत गई, और साउथ इंडिया का कुछ हिस्सा ईआईसी के हाथों में चला गया। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो सिराज उद्दौला थे वो देखते हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। सिराज उद्दौला बंगाल के नवाब थे,
तो फिर ये जब देखते हैं कि ईआईसी यहाँ पर बिना टैक्स दिए अपना फायदा ले रही है, तो फिर ये एक जंग छेड़ देते हैं ईआईसी के विरुद्ध। इसमें ये जो फोर्ट विलियम्स था ब्रिटिशर्स का, उस पर हमला बोल देते हैं, और कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स को यहाँ पर कब्जे में कर लिया जाता है और एक बहुत ही छोटी सी जेल में बंद कर दिया जाता है। और यहाँ इतने सारे लोगों को एक छोटी सी जेल में बंद करने की वजह से अधिकतर सभी लोग मारे जाते हैं, और इस घटना को जाना जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता के नाम से। लेकिन जहाँ पर यहाँ ये लोग देखते हैं ब्रिटिशर्स कि सिराज उद दौला ने ये काम किया है, तो फिर वो सोचते हैं ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सिराज उद दौला को गद्दी से हटाया जाए। तो यहाँ पर ये एक बहुत अ, एक ऐसी चाल चलते हैं जो कि इनके लिए फायदेमंद रहती है। वो ये थी, ये सिराज उद दौला के दुश्मनों से हाथ मिला लेते हैं, जिनमें नाम आते थे मीर जाफर और साथ ही में जगत सेठ के। ये दोनों लोग नहीं चाहते थे कि सिराज उद दौला गद्दी पर बैठे, और जबकि जो मीर जाफर थे वो तो ये चाहते थे कि ये गद्दी पर बैठ जाए मीर जाफर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये देखते हैं सिराजुद्दौला कि ये उनके दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं, तो फिर सिराजुद्दौला भी ऐसा ही करते हैं और फ्रेंच लोगों से हाथ मिला लेते हैं। यहाँ पर जब ये काम होता है तो फिर एक वॉर शुरू हो जाती है, जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं, जो कि जो ब्रिटिश लोग थे उनके लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी, जिसमें एक तरफ थे ब्रिटिशर्स जगत सेठ और मीर जाफर, और दूसरी तरफ थे फ्रेंच लोग और बंगाली नवाब्स की सेना। यहाँ पर होता क्या है, जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स और वो गद्दी पर बैठा देते हैं मीर जाफर को। मीर जाफर जब देखते हैं कि उन्हें पपेट रूलर की तरह बनाया गया है और उनकी ज्यादा पूरी पावर उनके साथ है, ब्रिटिशर्स उनका फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर हाथ मिला लेते हैं डच लोगों के साथ। और जो ब्रिटिशर्स थे वो ये देख कर के कि डच के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, उनके खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और उन्हें हरा देते हैं। यहाँ पर फिर अगले राजा बनाए जाते हैं मीर कासिम, यानी कि अगले बंगाल के नवाब मीर कासिम को बनाया जाता है, लेकिन वो भी इनके विरुद्ध जंग छेड़ देते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो फिर जो मीर कासिम थे वो इस टाइम पे हार जाते हैं, और यहाँ से मीर कासिम को निकाल दिया जाता है और वो बंगाल से बाहर निकल जाते हैं, और फिर से मीर जाफर को ही नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम जब बंगाल से बाहर निकल गए तो फिर वो जाते हैं और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर जो थे शाह आलम टू, उनके साथ हाथ मिलाते हैं और बैटल ऑफ बक्सर लड़ते हैं, जिसमें यहाँ पर तीन सेनाएं एक तरफ थी, मुगलों की, बंगाली नवाब्स की और साथ ही में अवध की। लेकिन तब भी ये ब्रिटिशर्स के सामने हार जाते हैं, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स की एक अच्छी ताकत हो गई थी उनकी आर्मी में। और इससे बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद ब्रिटिशर्स पूरे ही बंगाल पे अपना कब्जा कर लेते हैं, और यहाँ पर ईआईसी बन जाता है असलियत में एक रूलर। यानी कि अब तक ये जो पपेट रूलर बना रहा था, अब वो पपेट रूलर की जगह उसने अपने आप को ही किंग घोषित कर दिया, और यहाँ से असलियत में ईआईसी का रूल स्टार्ट होता है। और ये इसके बाद जो बाकी किंगडम्स थे उन पे कब्जा करने के लिए तीन तरीके अपनाते हैं, जिनमें से एक तो था सब्सिडरी अलायंस, जिसमें वो जाते थे और बाकी किंग्स के साथ हाथ मिलाते थे। इसके बाद वो उनसे कहते थे कि आप सब्सिडरी अलायंस कर ले हमारे साथ, आपको अपनी आर्मी नहीं रखनी, हम आपकी तरफ से अपनी आर्मी देंगे, और बस शर्तें ये होंगी, आप
अपनी आर्मी तो रखेंगे नहीं, दूसरी चीज आप वॉर नहीं करेंगे, ना अलायंस बनाएंगे औरों से। तो फिर क्योंकि कई ऐसे जगह थी जो कि मान जाते हैं सब्सिडरी अलायंस में जुड़ जाते हैं, तो फिर इस सब्सिडरी अलायंस से असलियत में इनका बहुत ही अधिक फायदा हुआ था। दूसरा था कि ये अपनी आर्मी लेकर हमला बोल देंगे इन लोगों बाकी स्टेट्स पे। और तीसरा था एक बहुत ही अजीब बोल सकते हैं आप, एक बहुत ही अजीब रूल जिसे हम जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से। क्योंकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसमें क्या था, अगर कोई राजा है जिसका कोई मेल हायर नहीं होता, यानी कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है मेल, तो फिर उस राज्य पे खुद ही इनका कब्जा हो जाएगा जो ब्रिटिशर्स थे। यानी कि ये एक बहुत ही अजीब चीज थी, क्योंकि जहां पर उनका राज है भी नहीं तब भी उन पर उसका कब्जा हो गया। ये बहुत आप समझ सकते हैं, ये अजीब चीज थी। और ऐसा नहीं था कि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इससे कई बड़े बड़े राज्य इनके कब्जे में आ गए थे, जैसे कि सतारा, नागपुर, उदयपुर, झांसी और अवध। यहाँ पर लेकिन इन सब पे कब्जा करने के बाद भी एक बहुत ही बड़ा एम्पायर अब भी बाकी था इनके सामने, जिसका नाम है मराठा एम्पायर। क्योंकि मराठा एम्पायर ने असलियत में मुगलों को कमजोर करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो इस तरीके से देखें तो मराठा एम्पायर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तमिलनाडु से लेकर अफगानिस्तान और गुजरात से लेकर उड़ीसा, इस पूरे ही एरिया में मराठा एम्पायर का वर्चस्व था। लेकिन यहाँ पर इस एम्पायर को खत्म करने के लिए भी ब्रिटिशर्स बहुत बड़ी चालें चलते हैं, जिनमें कई तरीकों से देखें तो मराठाओं की भी गलतियां थी। तो अभी देखते हैं ऐसी कौन सी गलतियां थी जिनसे मराठा एम्पायर खत्म हो गया और यहाँ पर राज चला ब्रिटिशर्स का। तो फिर अभी देखते हैं यहाँ पर इस समय राज चल रहा था नारायण राव का, पेशवा नारायण राव। उन्हें उन्हीं के एक परिवार वाले के द्वारा मार दिया जाता है, जिनका नाम था रघुनाथ राव। क्योंकि रघुनाथ राव खुद बनना चाहते थे पेशवा, और असलियत में वो पेशवा बन भी जाते हैं, लेकिन उनका जो ये शासन था वो अधिक समय तक चलता नहीं। और यहाँ पर क्योंकि जब वो नारायण राव को मरवाते हैं तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो एक बच्चे को जन्म देती है, माधव राव टू को। और उनके जन्म लेने के साथ ही माधव राव टू को असली पेशवा नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि पेशवा इस टाइम बहुत छोटे थे, इसीलिए उनके बिहाफ पर रूल करने के लिए चूज किया जाता है नाना फडणवीस को। तो यहाँ पर जो रघुनाथ राव थे वो जाते हैं और ब्रिटिशर्स से हाथ मिला लेते हैं। स्पेशली बोले तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उससे हाथ मिला लेते हैं। यहाँ पर फिर स्टार्ट होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसके बाद अगर इसे आप मैप में देखें तो ये है मराठा एम्पायर, जिसमें ये जो मुंबई और ये सूरत वाला एरिया है इसे बोलते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और यहाँ पर ये वाला एरिया था बंगाल का। तो फिर जो यहाँ से तो हमला बोल दिया जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, लेकिन जो बंगाल वाले लोग थे वो बोलते हैं कि गवर्नर ऑफ इंडिया यहाँ पर है और तुम वहां पे कुछ भी कर रहे हो, जब यहाँ पर हमने मना कर रखा है कि लड़ाई हमसे बिना पूछे नहीं करनी है, तो तब भी कर रहे हैं। तो फिर इसीलिए जाके जो वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर ऑफ इंडिया, वो जाकर हाथ मिला लेते हैं नाना फडणवीस से। यहाँ पर इनमें एक ट्रीटी साइन होती है, जिसमें एक मेन पॉइंट ये था कि जो मराठा लोग हैं वो किसी और यूरोपियन पावर से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो इस ट्रीटी को मानने से मना कर देती है और लड़ाई करती रहती है।
इस लड़ाई को देखते हुए जो ब्रिटिशर्स अ, जो मराठास थे वो अपना एक पोर्ट फ्रेंच को दे देते हैं, और यहाँ पर असलियत में मराठाओं को फिर दो साइड से वॉर फेस करना पड़ा, क्योंकि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो तो वैसे ही नहीं मान रही थी, और जो बंगाल वाला एरिया था वो भी जब देखते हैं कि ये पोर्ट फ्रेंच लोगों को दे दिया, तो फिर यहाँ से भी वॉर शुरू हो जाता है। तो फिर दो साइड वॉर होने के बावजूद ये दोनों साइड ही जीत जाते हैं। इसके बाद इनमें एक ट्रीटी साइन होती है, और यहाँ पर इनमें पीस ट्रीटी होने के बाद ये 20 साल खुशी से गुजरते हैं। लेकिन ये खुशी असलियत में अधिक नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर मराठा और बंगाल में चाहे कोई युद्ध नहीं था, लेकिन मराठाओं और बंगाल के लोग यानी कि मराठा और ब्रिटिशर्स जो थे ये दोनों एक साथ मिलते हैं और इस टाइम में मैसूर किंगडम को हराते हैं। तो यहाँ पर असलियत में बंगाल के जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो काम क्या कर रहे थे, मराठाओं को मैसूर के लोगों की तरफ भड़का रहे थे और उनको जंग पर लेके जा रहे थे, जिससे कि यहाँ पर मैसूर किंगडम तो खत्म हो रहा था, और मराठा एम्पायर भी अगर वॉर में जाएगा तो फिर उसके लिए भी यहाँ पर एक नुकसान ही है, उसकी आर्मी कमजोर पड़ेगी। यहाँ पर मैसूर किंगडम को भी हरा दिया जाता है, यानी कि एक बड़ा एम्पायर खत्म हो जाता है जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आता है। लेकिन यहाँ पर जो अगला एंग्लो मराठा वॉर था वो गलती उसमें मराठाओं की ही थी, क्योंकि जो मराठा लोग थे वो उस टाइम अलग अलग कॉन्फेडरेसीज में बटे हुए थे। मराठा कॉन्फेडरेसी इसीलिए बोलते थे इन सारे फैक्शंस को मिला करके। इन फैक्शंस के नाम कुछ इस प्रकार थे: पेशवाज, होलकर्स, भोसलेज, गायकवाड्स ऑफ और सिंधियाज। ये सब एक साथ पहले तो हमेशा से जुड़े रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद इनमें फिर युद्ध देखने को मिले। यहाँ पर पेशवाज और होलकर्स में एक युद्ध हुआ जिसमें पेशवाज हार गए और वो चले गए ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स से उन्होंने हाथ मिला लिया और सब्सिडरी अलायंस में साइन कर दिया, यानी कि अब ये अपना कोई वॉर नहीं लड़ सकते, ब्रिटिशर्स से पूछे बिना कोई अलायंस नहीं बना सकते थे। इस सब्सिडरी अलायंस के बाद यहाँ पर जो ये हमको मराठा कॉन्फेडरेसी थी वो दो हिस्सों में बट गई, जिसमें एक तरफ थे पेशवाज और गायकवाड्स और साथ ही में ब्रिटिशर्स, और जो दूसरी तरफ थे उसमें सिंधियाज, होलकर्स और भोसलेस। यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि गायकवाड्स इनका साथ क्यों दे रहे थे, तो ऐसा इसलिए था कि गायकवाड्स के एक राजा को जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने राजा बनाने में हेल्प की थी, इसीलिए जो गायकवाड्स थे वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। इसमें ये जो ब्रिटिशर्स थे वो एक एक कर कर सिंधियाज, भोसलेज और होलकर्स सबको हरा देते हैं और उनका एक लार्ज पार्ट इन अपने एरिया में जोड़ लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस की वजह से यहाँ पर जो लोग थे वो कब्जा कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर ये सारे ही लोग, ये पांचों फैक्शंस असली अर्थ में ब्रिटिश के अंडर चले गए थे। लेकिन यहाँ पर एक तो इनकी मिलिट्री भी बहुत कमजोर हो गई थी मराठास की, लेकिन ये तब भी एक बार फिर जंग छेड़ देते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पांचों फैक्शंस एक साथ फिर से मिलकर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मराठास कमजोर पड़ गए थे और ब्रिटिशर्स की आर्मी बहुत मजबूत थी, इसीलिए यहाँ पर जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स और पूरा मराठा एम्पायर खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर 1857 का एक रिवॉल्ट देखने को मिलता है,
जिस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन से या फिर पिन कमेंट से। तो यहाँ पर जब 1857 का रिवॉल्ट होता है, तो फिर इसमें ईआईसी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, और ये सब कुछ जो इनका एरिया था, इनकी मिलिट्री थी, इनका वेल्थ था, ये सारा कुछ ब्रिटिश एम्पायर के अंदर चला जाता है। और वहां से ही जो इंडिया था वो ब्रिटिश इंडिया कहलाता है। ये ईआईसी जो थी, ये इंडिया के पूरे एरिया पर ऐसे ही एक एक करके एक दूसरे एम्पायर को एक दूसरे से लड़ा करके यहाँ पर जीतती रही। अगर इंडिया के सारे किंगडम्स में यूनिटी रहती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर क्योंकि यहाँ पर ये फैक्शंस ही खुद से लड़ रहे थे, एम्पायर्स खुद से लड़ रहे थे, तो इसका फायदा और फॉरेन इन्वेडर्स उठा रहे थे, और इसीलिए इंडिया असलियत में ब्रिटिशर्स के रूल में गया। अगर ये सब यूनाइट रहते तो शायद से इंडिया कभी भी ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं जाता। लेकिन ऐसा हुआ, तो अब हम इसे तो कुछ कर नहीं सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।